हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। आखिर इसका फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्म क्या होता है अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल थर्ड पार्ट 1 के अकॉर्डिंग। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने शेड्यूल थर्ड में बनाए जाने वाले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताया था, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था उसमें कि किस तरह से उसके हेडिंग्स और सब हेडिंग्स लिखे जाते हैं, कहाँ पर कौन सा आइटम आता है और हर एक हेडिंग सब हेडिंग्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। आज की इस क्लास में भी मैं आपको पूरी तरीके से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के हर एक आइटम्स के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। पूरी वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, ठीक है। ये है एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, और इससे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब तक आपको फॉर्मेट नहीं आएगा ना बेटा, तो ये ध्यान में रखिएगा, आप जो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तैयार नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फॉर्मेट में कौन सा आइटम कहाँ पर लिखा जाता है और किस तरीके से लिखा जाता है। नॉर्मली आप जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे वो कैसे बनता था, वो इस तरह से बनता था, यहाँ पर डबल कॉलम में लाइक दिस। ये होता है डेबिट साइड और ये होता था क्रेडिट साइड। यहाँ पर आप लिखेंगे पार्टिकुलर्स, यहाँ लिखेंगे आप रुपीज़ और यहाँ लिखते हैं पार्टिकुलर्स। जो भी इनकम होता था वो यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट साइड, और जो भी एक्सपेंसेस या खर्चा होता था वो लिखते थे हम डेबिट साइड। बट अकॉर्डिंग टू शेड्यूल थर्ड बट कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग इसका जो फॉर्मेट जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का, वो थोड़ा सा अलग है। अलग क्या, अब यहाँ पर अलग अलग कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं, सिंगल कॉलम में सब कुछ बनता है। तो कैसे बनता है चले। और हाँ भाई, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बुक के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बने रहिएगा लगातार मेरे साथ, ठीक है। चलिए फॉर्मेट देख लेते हैं कि शेड्यूल थर्ड के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मेट है, क्योंकि नॉर्मल हम तो इस तरह से बना के आए हैं। हमें पता है कि हमें सब मास्टर जी ने सिखाया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस तरह से बनाया जाता है। जितना भी इन एक्सपेंस होगा वो डेबिट साइड में डाल दो, जितना भी इनकम होता है क्रेडिट साइड में डाल दो। बट यहाँ पर कौन सा फॉर्मेट है वो देखा जाए तो लो भाई, ये रहा फॉर्मेट। फॉर्मेट में सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है, नेम ऑफ कंपनी, किस कंपनी का बना रहे हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और साथ ही साथ प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ द ईयर एंडेड, वो ईयर डाल देते हैं। और यहाँ पर रुपीज़ ऑफ करोड़ में लिख रहे हैं, शॉर्टकट में करोड़ में लिख रहे हैं, लाख में लिख रहे हैं, किस में लिख रहे हैं वो डाल देते हैं। अब देखिए फॉर्मेट में क्या है, जैसा कि आपने वो बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखा, कुछ कुछ वैसा ही है। ये हो गया पार्टिकुलर, सारे आइटम्स यहाँ लिखे जाएंगे। नोट नंबर यानी कि जो क्या वर्किंग नोट हम नीचे करते हैं, कौन से नंबर का वर्किंग नोट है वो यहाँ पर लिखेंगे। 2 ईयर के लिए बनाया जाता है, एक होता है करंट ईयर और एक होता है प्रीवियस ईयर, ताकि दोनों के बीच में कंपेरिजन किया जा सके, ठीक है। अब जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो शुरू कहाँ से करते हैं, टॉप से। सबसे पहले यहाँ पर इनकम लिखा जाता है। इनकम दो तरह की, इनके दो कैटेगरी में रखा गया, एक है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और दूसरा है अदर इनकम, और इन दोनों को टोटल करके बनता है टोटल इनकम यानी कि टोटल रेवेन्यू। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है, वैसे तो मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा, हर एक हेडिंग का डिटेल बताऊंगा किस हेडिंग में क्या क्या आता है। फिलहाल ये समझ लीजिए कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है किसी भी बिजनेस को अपने बिजनेस ऑपरेशन के थ्रू मिलने वाला इनकम होता है, यानी कि सेलिंग करके, जो कि भी एक्चुअल में बिजनेस है। जैसे आपका अगर मान लो रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस है, तो रेडीमेड का गारमेंट बेच के आपको कितने इनकम अर्न होगा उसकी एंट्री होती है यहाँ पर। सारी इनकम जो नॉर्मल ऑपरेशन से होता है वो इसमें आता है। इसके अलावा कुछ इनकम और होता है, जैसे आपने कहीं पावर पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उससे इंटरेस्ट मिल रहा है, आपको कमीशन मिल रहा है, ठीक है ना। किसी भी तरह की दूसरी इनकम होती है वो अदर इनकम में आती है। फिर इन दोनों को टोटल करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड का, वो बनता है टोटल इनकम, राइट। अब ये इनकम हो गया, क्योंकि इनकम का सोर्स ऑफ इनकम जो होता है बहुत लिमिटेड होता है, तो उसके हम जो है 2 ही कॉलम में निपटा देते हैं। लेकिन उसके बाद आता है नेक्स्ट टोटल रेवेन्यू की जस्ट नीचे हम लिखते हैं एक्सपेंसेस। अब सारी एक्सपेंसेस जो भी होती हैं उसको हम नीचे वाले हेडिंग के अंडर में लिखते हैं। ध्यान में रखिएगा, आपके पास जो हेडिंग्स होंगे ना वो अलग होंगे और यहाँ पर जो लिखा जाता है वो अलग लिखा जाता है। एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, आपने कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया, कितना रॉ मटेरियल परचेज किया, उसको यहाँ पर एंट्री किया जाएगा। परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड का मतलब क्या होता है, आपने रीसेल के लिए कितने प्रोडक्ट के, कहीं कहीं क्या होता है जैसे रेडीमेड का हम कहीं से खरीद के लेके आते हैं, उसी को यहाँ पर बेच देते हैं। यहाँ पर रॉ मटेरियल नहीं होता है, ये गुड्स ही होता है, बस क्या किसी और से खरीद के लेके हम कहीं और बेच रहे हैं, वो मटेरियल यहाँ पर आता है। चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक रिटर्न, जो भी चेंज आता है ओपनिंग कैपिटल माइनस क्लोजिंग कैपिटल का जो डिफरेंस होता है वो एंट्री करते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, मतलब एम्प्लॉयज़ को देने वाली जितनी भी चीज़ें, चाहे वो सैलरी है, वो चाहे वो बेजेज हो, चाहे वो बोनस हो, पीएफ, ग्रेजुएटी वगैरह कुछ भी होता है, वो सबकी एंट्री यहाँ होती है, क्योंकि भी एक्सपेंसेस होता है।
फाइनेंस कॉस्ट, बिजनेस को चलाने के लिए जो फाइनेंस रिलेटेड कॉस्ट होता है, जो खर्चा होता है, जैसे इंटरेस्ट दे दिया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दे दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन पेमेंट किया, वो सब कुछ यहाँ पर आता है। डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, आपको पता है कि आपके पास अगर फिक्स एसेट्स है उस सब की वैल्यू धीरे धीरे क्या होती है, कम होती चली जाती है। तो जो भी वैल्यू कम होती है उसके डेप्रिसिएशन में जाती है। अगर कोई एसेट्स पूरी तरीके से और रनिंग कंडीशन से बाहर हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो उसको अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस में डालते हैं। तो इन दोनों को इंक्लूड करके यहाँ एंट्री करेंगे। और लास्ट है अदर एक्सपेंसेस। ये सारी एक्सपेंसेस को छोड़ के जो भी दूसरे एक्सपेंसेस बची हुए हैं, जैसे रिफ्रेशमेंट चार्जेस हो गया, टेलीफोन चार्ज, स्टेशनरी, पोस्टेज, लाइक अदर किराया भाड़ा वगैरह, वो सब कुछ यहाँ एंटर करते हैं। फिर इन सभी एक्सपेंसेस को क्या किया जाता है, टोटल किया जाता है, तो बनता है टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस आ गया, इधर हमारा टोटल रेवेन्यू हो गया। तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस इक्वल टू होता है प्रॉफिट। लेकिन ये जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स करके लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि अभी प्रॉफिट में से टैक्स देना होता है हर एक कंपनी को। तो टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को लेस कर देंगे तो बचेगा टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हम लेस कर देंगे टैक्स, जो एक्चुअल में इस प्रॉफिट, टैक्स हमेशा प्रॉफिट बिफोर टैक्स से ही कैलकुलेट होता है, चाहे वो 40% हो, 30% हो, 20% एज वेल जो भी हो। जैसे आप क्वेश्चन करेंगे पता चल जाएगा टैक्स। अब लास्ट में टैक्स माइनस करके जो भी अमाउंट बचेगा वो होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट मीन्स नेट टैक्स, जो टैक्स लेस करके आता है। तो ये कंप्लीट फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन तैयार करना होता है, इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन बनाना होता है। अब बात ही करेंगे कि ये जो हेडिंग्स मैंने बताई हुई है, एक्चुअली में हमें इसी हेडिंग में, इसको चेंज नहीं कर सकते आप। ये नहीं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की जगह आपने कुछ और लिख दिया। अब इस हेडिंग में अंदर क्या क्या आता है, किन किन चीज़ों की, कि नॉर्मली इस तरह से आइटम दिए नहीं रहते हैं। तो इस हेडिंग में क्या क्या होता है हमें वो समझना है, ठीक है। तो जल्दी से उसको भी समझ लेते हैं तो आपको फ़ायदा मिल जाएगा। हर एक आइटम के बारे में बताऊँगा डिटेल से, ओके। जो फर्स्ट हेडिंग आपने पढ़ा था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का होता है बिजनेस को एक्टिविटी, बिजनेस को रन करते हुए जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी अर्निंग होती है, उसकी एंट्री यहाँ पर होती है। और बिजनेस को रनिंग करते हुए क्या क्या मिलता है हमें, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, जो भी प्रोडक्ट्स की हम बिजनेस करते हैं उसके जो टोटल सेल किया, और उसमें से जो अगर कुछ रिटर्न आ गया, क्योंकि सामान बेचते तो वापस माल भी आता है, रिटर्न आ जाता है, तो उसको लेस कर देंगे, तो इसको इंक्लूड करेंगे। प्लस रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विस, आपकी जो सर्विस है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, आपकी सर्विस है। फॉर सर्विस कौन सी, आपकी बार्बर की शॉप है, आपको ब्यूटी पार्लर है, ठीक है ना, आपको ट्रांसपोर्ट कंपनी है, तो वो सर्विस सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट नहीं। इसके अलावा अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू सच एज सेल ऑफ स्क्रैप, आपके पास टूटा फूटा माल रखा हुआ है, बेकार गाड़ी पड़ी हुई है, ये पुराना सामान पड़ा हुआ, उसको अपने सेल करके। तो ये तीन चीज़ें आपने क्या की है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये तीनों को प्लस करते हैं। ये भी कोई एक दे रखा है इसको, लेकिन इस हेडिंग में नहीं, आपको हेडिंग ये डालना पड़ेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट इनकम होता है, क्योंकि यही बिजनेस होता है। हर कोई बिजनेस ओपन करता है अपना मेन एक्टिविटी को रन करने के लिए, ठीक है। तो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में इन तीनों को आप इंक्लूड करेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बाद जो दूसरा इनकम होता है, दैट इज नोन एज अदर इनकम, जो बिजनेस एक्टिविटी के अलावा मिलता है, क्योंकि ये एक्चुअली में मेन बिजनेस नहीं होता है। मेन बिजनेस में प्रोडक्ट या सर्विस को सेल किया जाता है। यहाँ पर दूसरी आइटम्स होते हैं, उसको रखा जाता है। क्या क्या, जैसे इंटरेस्ट इनकम, आपने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया, अब उस इन्वेस्ट के बदले में आपको जो रिटर्न मिलता है वो इंटरेस्ट होता है। डिविडेंड, आपने कहीं किसी के शेयर परचेज किए तो शेयर के बदले में आपको डिविडेंड मिल रहा है। गेन ऑफ शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने जो इन्वेस्टमेंट अपने किसी को दिए थे, कहीं और भेज दिया, मान लो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था, उसको 1,50,000 में किसी और को सेल कर दिया, तो 50,000 का आपको प्रॉफिट हो गया। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी और है, जैसे आपने अपने कमरे रेंट पे दे दिए, ठीक है ना, आपको डिस्काउंट मिल गया, आपने अपने फिक्स एसेट्स बेच दिए, आपने जो दूसरी छोटी मोटी आइटम्स है वो सब सेल कर दिए, या फिर आपने इनकम टैक्स पे किया था उसका रिफंड मिला। तो अगर किसी दूसरे सोर्स से आपकी मेन एक्टिविटी के अलावा आपको जो कुछ भी इनकम रिसीव हो रहा है, उन सबको ऐड करके आपको अदर इनकम के आगे लिखना होगा, यानी कि ये नोट नंबर 10 में डालेंगे। इन सबको आप क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। एक दे रखा है, दो रखा है, जो भी दे रखा है, प्लस करके फिर उसको अदर इनकम में इंक्लूड करेंगे, राइट। ये हो गया। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, टोटल इनकम, ठीक है। थर्ड कॉलम के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक्सपेंसेस। जो भी एक्सपेंसेस है वो सब एक्सपेंसेस के अलग अलग हेडिंग्स होते हैं, अलग अलग कॉलम्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। व्हाट डू मीन बाय कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम,
मतलब प्रोडक्ट को तैयार करने में आपको जो भी रॉ मटेरियल चाहिए होता है, जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, जो भी दूसरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट चाहिए, उन सबको कितना खर्चा हो, कितना आपने यूज़ कर लिया, कैसे पता चलेगा? आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल, जो भी मटेरियल है उसका ओपनिंग स्टॉक, उसमें से आपने जो भी स्टॉक बाद में परचेस किया उसमें से लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना। तो इससे पता चल जाएगा कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आपने एक्चुअली में कितना किया है, यानी कि किसी भी सामान को, प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपने कितना मटेरियल कंज्यूम किया, यूज़ किया, उसकी वैल्यू, क्योंकि जो यूज़ किया वो आपका खर्चा होगा तो उसको इंक्लूड करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम हो गया। सेकेंड आइटम होता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। देखिए ये मटेरियल कंज्यूम से अलग होता है। मटेरियल कंज्यूम में क्या होता है, रॉ मटेरियल आता है, बट परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में रॉ मटेरियल नहीं। अब कोई बिजनेस होता है, मान लीजिए आपकी जो है शू शॉप है, आप जूते बेचते हैं, तो जूते बेचने का मतलब ये थोड़ी ना कि जूते आप अपने, ये कंपनी फैक्ट्री बनती है तो फैक्ट्री वाले कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेकिन आपकी अगर शॉप है तो शॉप में आप शूज़ को कहीं और से परचेस करके लेके आ रहे हैं और अपनी शॉप में बेच रहे हैं, तो अपने प्रोड्यूस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया, प्रोडक्ट को आप क्या कर रहे हैं, रीसेल कर रहे हैं। यानी कि रीसेल के लिए जो भी प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं उसको परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में डाला जाता है। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान में रखिएगा। समझ में आ गया? अगर आप किसी चीज़ को, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए सामान खरीदते हो तो वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में आएगा, और उसी प्रोडक्ट को आप रीसेल करना चाहते हो, कुछ नहीं करना, खाली लाए और बेच दिया, वो आपको स्टॉक इन ट्रेड में डालना है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, राइट। उसके बाद थर्ड जो आइटम होता है एक्सपेंसेस में, वो है चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। देखिए चीज़ों को बनाने के लिए आपके पास स्टॉक रखना पड़ता है, कितना स्टॉक हमने यूज़ कर लिया वो तो डाल दिया, अब आपके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है अलग से, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपने जो स्टॉक लगा रखा है भाई उसमें तो खर्चा हुआ होगा, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं? उसकी कैलकुलेशन करने के लिए जो भी आपके पास फिनिश्ड गुड तैयार हो चुका है ओपनिंग वाला, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे। वर्किंग प्रोग्रेस जो भी तैयार हो रहा है, अंडर वर्किंग में है, उसमें से ओपनिंग स्टॉक में से उसका क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी स्टॉक इन ट्रेड में, मतलब बाहर पड़ा हुआ है, एज ए रॉ मटेरियल, कच्चा माल से पड़ा हुआ है, अभी तक यूज़ में नहीं आया, उसके ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे। इस तरह से इन तीनों का जो टोटल आएगा, नेट वर्थ आएगा, उन तीनों को टोटल को हम इस कॉलम के अंडर में डालते हैं, राइट। ये हो गया हमारा नेक्स्ट एक्सपेंसेस। आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंसेस, नेक्स्ट एक्सपेंसेस कौन सा? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। अब इसमें क्या था, इसको लिखा हुआ है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, मतलब आपके यहाँ पर जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ है उसको आप क्या दे रहे हैं, क्योंकि उसको आप दे रहे हैं तो वो आपके लिए खर्चा है, तो एम्प्लॉयज़ को आप बेसिकली बेसिस देते हैं, या फिर सैलरी देते हैं, टाइम टाइम पे बोनस देते हैं, या फिर जब बिजनेस छोड़ के चला जाता है, कंपनी छोड़ के जाता है, लीव इनकैशमेंट देते हैं, कुछ एक साथ इस, तो ये सब कुछ, जो कुछ भी आप एम्प्लॉय को उसके काम के बदले में दे रहे हैं वो आपके लिए एक्सपेंसेस है। उन सभी एक्सपेंसेस को आप प्लस कर देना है और एक ही जगह पर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के आगे जो कॉलम बना हुआ है उसको आप एंट्री करना है। ये सब चीज़ें, चाहे उसको कंट्रीब्यूशन ऑफ पीएफ हो, आप उसको ग्रेजुएटी दे रहे हैं, अलग अलग तरीके से उसको दूसरी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसको मकान दे रहे हैं, रहने को खाना दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, कैंटीन फैसिलिटी दे रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हैं, एक्सपेंसेस ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम दे रहे हैं, जो कुछ भी आप अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं उसके लिए जो कुछ भी खर्चा हो रहा है एम्प्लॉय से रिलेटेड, उस सबको टोटल आप एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के आगे लिखेंगे, ठीक है। ये एक्सपेंसेस समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के बाद एक एक्सपेंसेस आपका और आता है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वो क्या है? दैट इज़ फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट मतलब देखिए, आप बिजनेस रन कर रहे हैं, जाहिर सी बात है आप फाइनेंस का यूज़ करेंगे, चाहे आप क्या ले, चाहे आप लोन ले, चाहे आप शेयर इशू करें, चाहे कुछ भी चीज़ें हो, ठीक है ना, चाहे लोन बाहर से ले, चाहे डिवेंचर इशू करे, चाहे बैंक से लोन ले, आपका खर्चा होगा और उससे रिलेटेड जो भी खर्चा होता है वो फाइनेंस कॉस्ट में अंदर आता है। चाहे आप उससे रिलेटेड इंटरेस्ट पेमेंट करें या फिर दूसरे जो है खर्चे होते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और पब्लिक डिपॉजिट, अब तो पेमेंट करना ही पड़ेगा ना। तो जो इंटरेस्ट होता है वो आप फाइनेंस कॉस्ट के अंडर में लिखेंगे, फाइनेंस कॉस्ट के आगे जो कॉलम है वहाँ पर। तो इंटरेस्ट के अलावा दूसरा जो खर्चा होता है अदर बोरोइंग कॉस्ट, उधार लेने से रिलेटेड जो दूसरे खर्चे होते हैं। क्या होता है उधार, आप जब उधार लेने जाते हैं, आपको सब पता, कर्जा लेने जाते हैं, फाइल चार्ज हो गया, प्रोसेसिंग चार्ज हो गया, ये चार्ज वो सब अटरम सटरम देके काफ़ी पैसा वो लोग काट लेते हैं।
तो उन सबको अंडर प्रोसेसिंग चार्ज के अंदर लिखा जाता है। आपको डिस्काउंट मिलता है, आप डिस्काउंट देते हैं, आप डिवेंचर पर डिवेंचर इसको देते हैं, आप प्रीमियम और रोटेशन प्रोवाइड कराते हैं, तो ये सब भी तो खर्चा ही है ना, क्योंकि इससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है। तो इन सबको आप जो है फाइनेंस कॉस्ट के अंडर में लिखेंगे। कमीशन, अगर आपने किसी तरह का कमीशन दिया, कमीशन मतलब किसको, बैंक को, मैनेजर को कमीशन दिया, एजेंट को कमीशन दिया, तो इन दोनों तरीके के जो खर्चे होते हैं उसको प्लस करेंगे, आप फाइनेंस कॉस्ट के आगे लिखेंगे। ठीक है, ये आपका पूरा हो जाएगा। अब एक चीज़ और है डेप्रिसिएशन, जो इसके बीच में को बताना था, डेप्रिसिएशन, क्योंकि एक कॉस्ट ही भी आता है, और एमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन का मतलब क्या होता है, इससे क्या होता है, जो भी एसेट्स है, आपको सबको पता है, जैसे जैसे आप एसेट्स की मशीन है आपके पास, फर्नीचर है आपके पास, उसकी वैल्यू बढ़ेगी नहीं। जैसे जैसे आप मशीन फर्नीचर वगैरह को यूज़ करते चलेंगे, उसकी मशीन वैल्यू धीरे धीरे घटती चली जाती है। जैसे आप कार खरीद के लेके आए, अब एक कार खरीद के लेके आ रहे हैं, क्या कार की वैल्यू हमेशा एक जैसे रहेगी? जो कार आप 10 लाख में खरीद रहे हैं, 6 महीने यूज़ कीजिए, उसकी कार की वैल्यू 8 लाख हो जाएगी। 2 साल यूज़ किया, उसकी वैल्यू 5 लाख हो जाएगी। तो इसका मतलब चीज़ों की वैल्यू धीरे धीरे घटती रहती है। चीज़ों की वैल्यू का घटना वो डेप्रिसिएशन होता है। और चीज़ों के, मान लो एक कार पूरी एक्सीडेंट हो गया, आप उसका यूज़ कर ही नहीं सकते, आपको बड़ा कबाड़ में ही बेचना पड़ेगा, वो होगा एमोर्टाइजेशन। ठीक है, तो इस तरह का लॉस भी आप जो है एक्सपेंसेस के कॉलम में लिखेंगे, वो भी हेडिंग क्या पड़ेगा, एमोर्टाइजेशन एंड डेप्रिसिएशन का। इसके बाद जो भी खर्चे बचते हैं, जो कुछ भी मैंने बताया, ठीक है ना, चाहे वो स्टॉक का हो, रॉ मटेरियल का हो, एम्प्लॉय बेनिफिट का हो, फाइनेंस कॉस्ट का हो, डेप्रिसिएशन का हो, इसके अलावा जो कुछ भी छोटे छोटे एक्सपेंसेस बचते हैं, उन सभी एक्सपेंसेस को हमें कहाँ लिखना है, अदर एक्सपेंसेस के कॉलम में। सबको इकट्ठा एक जगह ऐड कर दीजिए। वर्किंग नोट में जाइए, जितने भी एक्सपेंसेस करके सबको प्लस कीजिए, जो टोटल अमाउंट आएगा उसको अदर एक्सपेंसेस में लिखिए। और वो खर्चा क्या क्या होता है, देखिए आपने नॉर्मल पढ़ा, कैरेज मतलब सामान को लाने जाने के लिए, कैरेज हो गया, फ्रेट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, रेंट, रेट एंड, ये सब कुछ आपने क्लास 11 के फाइनेंस स्टेटमेंट में पढ़ा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते में। रेट एंड टैक्स हो गया, इंश्योरेंस, डिस्काउंट अलाउड, कमीशन अलाउड, वैट डेट्स, रिटर्न ऑफ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, रिपेयर्स, ट्रेड एक्सपेंसेस, ऑफिस चार्जेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, कैरियर एक्सपेंसेस, ठीक है ना, पोस्टेज एक्सपेंसेस, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, तमाम खर्चे हैं जो बिजनेस को चलाने के लिए करने पड़ते हैं। तो इन सभी खर्चों को आप अदर एक जगह करेंगे, सबको प्लस कर देंगे और लिखेंगे अदर एक्सपेंसेस के सामने। अब इस तरह से सारी एक्सपेंसेस को आपने प्लस कर दिया, और प्लस करने के बाद आपके पास आ जाएगा टोटल एक्सपेंसेस। ठीक है, अब टोटल एक्सपेंसेस आ गया, उसके आगे क्या करना होता है, अब क्या करना है आपको, जो टोटल रेवेन्यू आया, जो ऊपर आपके थर्ड ऑप्शन में आया टोटल रेवेन्यू, उसमें से आपने ये जो एक्सपेंसेस का टोटल आया थर्ड वाला, उसको माइनस कर देंगे। तो इसको माइनस करने के बाद जो भी नेक्स्ट में बचेगा वो होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि टैक्स देने वाला प्रॉफिट। मान लीजिए प्रॉफिट आ गया, मान लो आपका टोटल रेवेन्यू आया 5 लाख रुपीज़, राइट, और उसमें से टोटल एक्सपेंसेस आपका हो गया 3,50,000 रुपीज़, तो आपका कितना बचेगा नेट, 1,50,000। ये आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। और कहा जा रहा है कि 30% का टैक्स है, टैक्स इज 30%। तो 1,50,000 का 30% कैलकुलेट करेंगे आप, तो 1,50,000 का 30% करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज़ 45,000। तो इसमें से लेस कर देंगे, क्या कर देंगे, लेस टैक्स, क्योंकि फॉर्मेट में पूरा दिया हुआ है। और लेस टैक्स करने के बाद जो भी अमाउंट बचेगा, ये दिस वन इज नोन एज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है ना, आपको हमेशा इसी फॉर्मेट को फॉलो करना, इस फॉर्मेट को भूलना नहीं है। तो ये हो गया टोटल एक्सपेंसेस, ये हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये हो गया टैक्स, और ये हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इतना कर लेंगे, आपका पूरा कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा। कोई भी डाउट बच जाता है भाई, मैं हूँ, कमेंट बॉक्स में आइए, अपने डाउट को बिल्कुल अच्छे से लिख के बताइए, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अब इसके बाद एनसीईआरटी बुक में जितने भी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उसके लिए बारी बारी आपको वीडियो बना के एक्सप्लेन करूँगा किस तरह से एक्चुअली में होता है। ये तो फॉर्मेट हो गया। थैंक यू एवरीवन।